हेलो एवरीवन। इनकम टैक्स का चैप्टर इनकम फ्रॉम सैलरी के ई लेक्चर की सीरीज में आज का मेरा छठा लेक्चर है। इससे पहले के लेक्चर में हमने बात करी थी पेंशन के बारे में कि पेंशन किस किस टाइप की मिलती है। मंथली पेंशन मिलती है तो क्या रहता है, और कम्यूटेड पेंशन मिलती है तो उसका क्या ट्रीटमेंट रहता है। आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे रिट्रेचमेंट कंपनसेशन के बारे में। रिट्रेचमेंट कंपनसेशन होता क्या है, और अगर किसी को ये कंपनसेशन मिलता है तो वो टैक्सेबल होगा या एग्जम्प्ट होगा। टैक्सेबल होगा तो किन के लिए होगा, और एग्जम्पशन मिलेगा तो किस किस को कितना एग्जम्पशन मिलेगा। ये जो एग्जम्पशन की बात की गई है वो की गई है सेक्शन 10 के सब सेक्शन 10B में ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। अब बात आती है रिट्रेचमेंट। रिट्रेचमेंट का मतलब क्या होता है? रिट्रेचमेंट होता है छटनी। अगर कोई भी नियोक्ता है, एम्प्लॉयर है, किसी भी कारण से अपने कर्मचारियों को हटाता है, या तो हो सकता है वो अपना बिजनेस कम कर रहा हो तो जो एक्स्ट्रा एम्प्लॉयज हैं उनको हटाना चाह रहा हो, या फिर अपने जो एम्प्लॉयज में से कुछ एम्प्लॉय को की छटनी करना चाह रहा हो। किसी भी वजह से अगर वो छटनी करता है अपने एम्प्लॉयज को, और छटनी करने के कारण जिन एम्प्लॉयज को बाहर भेजा जा रहा है उनको क्षतिपूर्ति के रूप में कोई अमाउंट दिया जाता है, तो वही जो अमाउंट होता है वही रिट्रेचमेंट कंपनसेशन अमाउंट कहलाता है। तो कर्मचारी को जो अपने नियोक्ता से, अगर कर्मचारी को अपने नियोक्ता अपने एम्प्लॉयर से किसी भी रूप में अगर कंपनसेशन की राशि मिलती है, तो वैसे तो अगर जनरल वे में देखा जाए तो संपूर्ण राशि सैलरी के रूप में टैक्सेबल होगी। सैलरी प्रॉफिट इन लीव ऑफ सैलरी के रूप में टैक्सेबल होती है सैलरी हेड में। लेकिन यदि कर्मचारी को क्षतिपूर्ति जो कंपनसेशन दिया जा रहा है वो क्यों रिट्रेचमेंट के कारण दिया जा रहा है, जो कुछ श्रमिकों की संख्या कम करने के कारण या छटनी के कारण दिया जा रहा है, तो ऐसे केस में उसको कंपनसेशन दिया जाएगा, उस कंपनसेशन में कुछ पार्ट उसको एग्जम्पशन मिलेगा, वो कर मुक्त होगा। तो कितना पार्ट कर मुक्त होगा, ये सब दिया गया है सेक्शन 10 के सबसेक्शन 10B में। इसके बारे में हम आगे बात करते हैं कि कितना उसको एग्जम्पशन दिया जाएगा। देखते हैं जो compensation received at time of retrenchment is exempt from the tax to the extent। जो रिट्रेचमेंट छटनी पे जो कंपनसेशन क्षतिपूर्ति अमाउंट जो मिल रहा है वो किस एक्सटेंट तक एग्जेम्प्ट होगा, किस एक्सटेंट तक कर मुक्त होगा, ये दिया गया। इसके लिए हमें 3 मॉनेटरी लिमिट दी गई है। इन तीनों अमाउंट में से जो भी सबसे कम अमाउंट होगा उसका उस एम्प्लॉय को एग्जम्पशन मिल जाएगा, और बाकी का अमाउंट सैलरी हेड में जाके टैक्सेबल हो जाएगा। तो इसके लिए हमें 3 अमाउंट कौन कौन से दिए गए हैं। 2 अमाउंट में तो कोई अलग से कुछ निकालना नहीं, कुछ कैलकुलेट करना नहीं है। तो पहला अमाउंट है एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, जो रिट्रेचमेंट कंपनसेशन का जो एक्चुअली एम्प्लॉय को कितना अमाउंट रिसीव हो रहा है उसकी बात कर रहा है। नेक्स्ट है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ₹5 लाख, जो मैक्सिमम जो एग्जम्पशन मिलेगा वो मिलेगा हमें 5 लाख का एक एम्प्लॉय को। अब थर्ड अमाउंट है, उसमें हमें कुछ कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, ये सब चीजें देखनी पड़ेंगी हमें। इसके लिए हमें कुछ चीजें ध्यान रखनी है, जैसे कि इसमें दिया गया है एन अमाउंट कैलकुलेटेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 25F का सबसेक्शन बी ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। जो औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 है उसकी सेक्शन, उसकी धारा 25F का सबसेक्शन बी के अनुसार गणना की गई राशि, ये कहना चाह रहा है। अब बात आती है जो औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 है, जिसमें जो सेक्शन दिया गया है 25F इसकी गणना किस प्रकार की जाती है, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। मैंने नीचे मेंशन किया है, जैसे अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट कहता क्या है, जो औद्योगिक विवाद अधिनियम है उसके अंतर्गत तो वो कहता है कि जो छटनी पर जो अगर कोई श्रमिक, अगर किसी एम्प्लॉय को आप सेवा मुक्त कर रहे हो, एम्प्लॉय की छटनी कर रहे हो, उसे अपनी सेवा से निकाल रहे हो, तो उसे कितना कंपनसेशन मिलेगा, 15 डेज एवरेज फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ कंटिन्यूस सर्विस और एनी पार्ट इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ इज गिवन एज कंपनसेशन ऑन रिट्रेसमेंट। अगर आप किसी को सेवा मुक्त कर रहे हो, श्रमिक को छटनी के तौर पे, तो उस केस में क्या हो, कितना उसको कंपनसेशन मिलेगा, उसे सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए 15 दिन का औसत वेतन क्षतिपूर्ति के रूप में दिया जाएगा। तो जितने साल उसने सेवा दी है आपको, मान लीजिए उसने 20 ईयर्स आपके अंडर काम किया, 20 ईयर्स की सेवाएं दी है, तो हर साल के लिए उसे 15 डेज की सैलरी उसको दी जाएगी।
तो 15 डेज की सैलरी उसको हर साल के लिए दी जाएगी। अगर फ्रैक्शन में ईयर्स आ रहे हैं, मंथ्स में ईयर आ रहे हैं, अगर मंथ 6 मंथ से ज़्यादा हैं तो उसे 1 साल मान लिया जाएगा और 6 मंथ से कम है तो उसको इग्नोर कर दिया जाएगा। तो सेवा के वर्षों की गणना करने के लिए 6 माह से अधिक की सेवा अवधि को 1 वर्ष माना गया है और अगर 6 माह से कम की सेवा अवधि है तो उसको इग्नोर कर दिया जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन सकता है? हम मान सकते हैं 15 डेज सैलरी, 15 डेज एवरेज सैलरी कैसे कैलकुलेट करते हैं हम इसके बारे में आगे बात करेंगे। तो 15 डेज की एवरेज सैलरी इनटू इसको मल्टीप्लाई करेंगे जो अपनी कंप्लीटेड ईयर ऑफ कंटिन्यूस सर्विस है। तो इसमें आप ध्यान रख लेगा 6 महीने, अगर 6 महीने से ज़्यादा है फ्रैक्शन तो उसको 1 ईयर मान लेंगे और 6 महीने से कम है तो उसको इग्नोर कर दिया जाएगा। अब बात आती है यहाँ पे जो सैलरी की बात हो रही है उस सैलरी से क्या मतलब है। तो यहाँ पे एक सैलरी का मतलब देखेंगे। सैलरी मीन्स क्या होगा? ओल्ड रेम्यूनरेशन, जो भी उस एम्प्लॉय को रेम्यूनरेशन मिल रहा है, चाहे वो कैश में मिल रहा हो या प्रिक्विजिट्स। यहाँ कैश का मतलब नगद से नहीं है, जो अकाउंट में सैलरी आती है, अमाउंट आता है, उससे भी मतलब है। कैश में मिल रहा हो या फिर वैल्यू ऑफ प्रिक्विजिट्स, कुछ सुविधाएं दी गई हो उसको। प्रिक्विजिट्स के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे आगे के लेक्चर्स में। तो उसको प्रिक्विजिट्स कोई सुविधाएं दी गई हो तो वो भी आ जाएगा। इसमें क्या नहीं आएगा? एक्सक्लूडिंग बोनस, ग्रेचुटी और एनी अदर कंट्रीब्यूशन टू ए फंड एस्टैब्लिश अंडर एनी एक्ट फॉर द वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज। जो अगर एम्प्लॉयज के वेलफेयर के लिए किसी एक्ट के अंडर कोई फंड एस्टैब्लिश किया गया है, उसमें कोई कंट्रीब्यूशन किया जा रहा है, वो इंक्लूड नहीं होगा, बोनस इंक्लूड नहीं होगा और ग्रेचुटी इंक्लूड नहीं होगी। और फैसिलिटीज, अगर कोई फैसिलिटीज दी गई हैं उन सबको ऐड कर लिया जाएगा और सारे अलाउंसेस, भत्ते जिनके बारे में हम बात कर चुके हैं वो सारे भत्ते इंक्लूड कर लिए जाएंगे। और भत्ते का अमाउंट कितना लिया जाएगा? टोटल ग्रोस अमाउंट लिया जाएगा। कितना एग्जम्प्ट है टैक्सेबल से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो जितना भी उसको एम्प्लॉय को मिल रहा है एज ए सैलरी, जो कैश में पेमेंट मिल रहा हो, चाहे उसको कोई परक्यूजिट्स कोई सुविधाएं दी गई हो, चाहे कोई फैसिलिटीज दी जा रही हो, चाहे कोई अलाउंसेस दिए जा रहे हो, उन सब का ग्रोस अमाउंट लिया जाएगा और बोनस नहीं लिया जाएगा, ग्रेचुटी नहीं ली जाएगी और एनी अदर कोई कंट्रीब्यूशन किया गया है एम्प्लॉयज के वेलफेयर के लिए किसी भी फंड में, उस अमाउंट को नहीं लिया जाएगा। बाकी का पूरा अमाउंट सैलरी के तौर पे उसमें ऐड किया जाएगा। तो हमने देखा कि 3 अमाउंट में कैलकुलेट करने पड़ेंगे। सारे 2 अमाउंट तो कैलकुलेट करे हुए होंगे और 1 अमाउंट हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। इन तीनों अमाउंट में से जो भी सबसे कम अमाउंट होगा उतना उसको एग्जम्पशन मिल जाएगा एम्प्लॉय को और बाकी का अमाउंट सैलरी हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। तो थर्ड अमाउंट जो था हमारा, उसके लिए हमें कुछ की पॉइंट ध्यान में रखने हैं, वो देखते हैं हम। तो पहला की पॉइंट आता है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ एग्जम्प्ट अमाउंट। एवरेज जो सैलरी की मैंने बात करी है, मैंने कहा 15 डेज एवरेज, 15 डेज की एवरेज सैलरी लेनी है, उसको मल्टीप्लाई करना है उसकी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस से। तो हम इसके बारे में बात करते हैं। तो अगर हमें एग्जैम्प्ट अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिए? हमें एवरेज डेली सैलरी चाहिए होगी। तो एवरेज डेली सैलरी कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो एवरेज डेली सैलरी कैसे कैलकुलेट की जाएगी? ऑन द बेसिस ऑफ सैलरी ऑफ 3 कंप्लीटेड कैलेंडर मंथ्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द मंथ ऑफ रिट्रेचमेंट। जिस मंथ में रिट्रेचमेंट किया जा रहा है, जिस मंथ में छटनी की जा रही है, उससे तुरंत पहले के 3 कैलेंडर मंथ्स जो हैं उनकी सैलरी ली जाएगी, उनकी सैलरी को ऐड किया जाएगा और उन 3 मंथ्स में जितने डेज हैं उन डेज से उस अमाउंट को डिवाइड किया जाएगा। उससे हमारी एवरेज डेली सैलरी आ जाएगी। उसी एवरेज डेली सैलरी को हम फॉर्मूले में ले जाके पुट करेंगे और 15 दिन की, हर 15 दिन की सैलरी ले लेंगे कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस के लिए। तो हमें ध्यान रखना है कौन सी लेनी एवरेज सैलरी? जिस मंथ में छटनी हो रही है उस मंथ से तुरंत पूर्व के 3 जो कैलेंडर मंथ्स हैं उन मंथ्स की सैलरी लेनी है और उनकी एवरेज डेली सैलरी निकालनी है। अगर ये तो बात हुई अगर उसको मंथली सैलरी मिल रही है। अगर एम्प्लॉय, इफ द एम्प्लॉय गेट्स वीकली सैलरी, अगर किसी एम्प्लॉय को साप्ताहिक वेतन मिलता है या वीकली वेजेस मिलती है, वीकली सैलरी मिलती है, तो उसकी कैसे निकाली जाएगी? एवरेज डेली सैलरी कैसे कैलकुलेट की जाएगी? ऑन द बेसिस ऑफ सैलरी ऑफ 4 कंप्लीटेड वीक्स, 4 कंप्लीटेड वीक्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द वीक ऑफ रिट्रेचमेंट। जिस वीक में छटनी हुई है या रिट्रेचमेंट हुआ है उस वीक से तुरंत पूर्व के 4 वीक्स की हमें एवरेज डेली सैलरी निकालनी है। तो उन 4 वीक्स में जितना उनको वेतन मिला उस वेतन को ऐड कर दिया जाएगा और उन 4 वीक्स के वेतन, 4 वीक्स के डेज से डिवाइड कर दिया जाएगा और जो आएगा वो हमारी डेली वेजेज या डेली सैलरी हो जाएगी। ये बात हो गई अगर साप्ताहिक वेजेज मिल रही हो तो क्या होगा।
नेक्स्ट चलते हैं, अगर एम्प्लॉय डेली वेजेस, अगर उसको प्रतिदिन मजदूरी मिलती है, प्रतिदिन की उसको मजदूरी मिलती है, तो उस केस में क्या होगा, दैनिक वेतन के केस में क्या होगा। तो डेली सैलरी कैसे कैलकुलेट की जाएगी, ऑन द बेसिस ऑफ सैलरी ऑफ 12 डेज इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डे ऑफ रिट्रेचमेंट। जिस दिन उसकी छुट्टी हुई है उससे तुरंत पूर्व के जो 12 दिन होंगे, उन 12 दिन की सैलरी को ऐड करके उसको 12 से डिवाइड कर दिया जाएगा। इससे हमारी डेली वेजेज आ जाएगी। तो हमने 3 सिचुएशन हो सकती हैं देखा। अगर किसी एम्प्लॉय को मंथली सैलरी मिल रही है तो क्या होगा, उसमें हमें जिस मंथ में रिट्रेचमेंट हो रहा है, छटनी हो रही है, उससे तुरंत पूर्व के 3 मंथ्स की सैलरी लेनी है, कैलेंडर मंथ्स की, और उन 3 मंथ्स की सैलरी लेके उनकी एवरेज डेली सैलरी निकालनी है, ठीक है। और अगर उसको वीकली वेजेज मिल रही है तो जो लास्ट 4 वीक है, जिस वीक में रिट्रेचमेंट हुआ उससे जो पिछले लास्ट 4 वीक्स हैं, उन 4 वीक्स की डेली वेजेस निकाल ली जाएगी, डेली सैलरी निकाल ली, डेली एवरेज निकाल लिया जाएगा। और अगर उसको डेली वेजेस मिल रही है तो दैनिक वेतन मिल रहा है, तो उस केस में जिस दिन उसका रिट्रेचमेंट हुआ है उससे तुरंत पूर्व के 12 दिनों की उसको एवरेज सैलरी निकालनी पड़ेगी और उसको डेली वेजेस निकाल के उससे उसको मल्टीप्लाई करके फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। अब नेक्स्ट बात आती है कि जो बेनिफिट, कौन सा बेनिफिट, जो रिट्रेचमेंट कंपनसेशन का जो बेनिफिट जो मिल रहा है वो किसी के कुछ केसेस में नहीं मिलता। तो छटनी पर प्राप्त क्षतिपूर्ति जो मिलती है उसकी राशि निम्न कर्मचारियों के लिए कर मुक्त नहीं होगी। बेनिफिट क्या है, रिट्रेचमेंट कंपनसेशन में जो हमें एग्जम्पशन मिल रहा है वो बेनिफिट, जो 3 केस दिए गए हैं, 3 तरह के जो एम्प्लॉय दिए गए हैं, उन एम्प्लॉय को ये एग्जम्पशन किसी भी केस में नहीं मिलेगा। ये एम्प्लॉय कौन कौन से होंगे, मतलब एग्जम्पशन नहीं मिलेगा मतलब उनकी पूर्ण राशि जो जितनी मिलेगी पूरी टैक्सेबल हो जाएगी। तो फर्स्ट आता है अपॉइंटेड मेनली एज मैनेजर और एडमिनिस्ट्रेटर, जो मुख्यतः प्रबंधक अथवा प्रशासक के रूप में नियुक्त हुए हों। ये आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा, जो अगर मैनेजर और प्रशासक के रूप में नियुक्त हुए हों उनको अगर कोई रिट्रेचमेंट कंपनसेशन मिलता है तो फुल्ली टैक्सेबल होगा, कोई एग्जम्पशन उसको नहीं मिलेगा। सेकंड आता है अपॉइंटेड एज सुपरिंटेंडेंट और एंड आर इन रिसिप्ट ऑफ सैलरी एक्सीडिंग ₹10,000 पर मंथ। और अगर कोई अधीक्षक के रूप में नियुक्त हुआ हो, जिसको सुपरिटेंडेंट सुपरवाइजर कहते हैं, उसके रूप में नियुक्त हुआ हो और उसकी सैलरी 10,000 पर मंथ से ज्यादा हो, प्रति माह वेतन 10,000 से अधिक प्राप्त कर रहा हो, तो उस केस में भी उसको कोई एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, पूरा अमाउंट टैक्सेबल होगा। थर्ड एंड लास्ट आता है अपॉइंटेड एज सुपरिटेंडेंट बट वर्क मेनली एज मैनेजर, जो अधीक्षक के रूप में नियुक्त हुआ हो लेकिन कार्य मुख्यतः प्रबंधक के रूप में कर रहा हो या प्रशासक के रूप में कर रहा हो, उस केस में भी क्या होगा, जो भी उसको रिट्रेचमेंट कंपनसेशन मिलेगा वो पूरा अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा, कोई एग्जम्पशन उसको नहीं मिलेगी। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट में आ रहा है एनी कंपनसेशन पेड ऑन टर्मिनेशन ऑफ सर्विस इन द रूटीन कोर्स ऑफ बिजनेस एक्सेप्ट रिट्रेचमेंट और ऑन अल्टरेशन इन द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट शैल बी होल्ली टैक्सेबल। अगर किसी को छटनी छटनी के अलावा किसी और तरीके से उसको हटाया जा रहा है और उसको कंपनसेशन मिल रहा है, और तरीका क्या हो सकता है, रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस हो गया, और यदि कर्मचारी को छटनी के अतिरिक्त, छटनी के बाद तो हम कर रहे हैं कि अगर छटनी के कंपनसेशन मिलता है तो क्या होगा, उसमें कुछ एग्जम्पशन भी मिलती है, तो छटनी के अतिरिक्त अन्य कारणों से उसे नौकरी से हटाया जाए, जैसे कि हो गया कि इसने बोला है एक तो टर्मिनेशन ऑफ सर्विस इन द रूटीन कोर्स ऑफ बिजनेस, व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया के अंतर्गत नौकरी से हटाया जाए, या फिर उसको सामान्य प्रक्रिया के अंतर्गत हटाया जाए, या फिर कोई अल्टरेशन इन द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जो उसके एम्प्लॉयमेंट के टर्म्स थी उनमें कोई चेंजेस किया जा रहा है उसकी वजह से उसको हटाया जा रहा है। तो अगर ऐसे उसको हटाया जाता है और कॉम्पनसेशन का अमाउंट मिलता है तो वो फुल्ली टैक्सेबल होगा, उसको कोई एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। ये आपको ध्यान रख लेना है, केवल रिट्रेचमेंट के केस में ही हमें कुछ अमाउंट की एग्जम्पशन मिलती है, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर उसको रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस में हटाया गया है या फिर उसके एम्प्लॉयमेंट की टर्म्स में कुछ चेंजेस की वजह से हटाया जा रहा है तो उस केस में उसको कुछ कंपनसेशन मिलता है तो पूरी तरीके से टैक्सेबल होगा। नेक्स्ट आता है इफ कंपनसेशन ऑन रिट्रेचमेंट इज पेड अंडर एनी स्कीम अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट देन द होल अमाउंट ऑफ कंपनसेशन रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉय शैल बी एग्जम्प्ट। यदि छटनी पर क्षतिपूर्ति का जो भुगतान मिल रहा है वो केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित किसी नियम या योजना के अंतर्गत किया जाता है तो ऐसे केस में जितना भी कंपनसेशन मिलेगा वो फुल्ली एग्जम्प्ट हो जाएगा।
तो ध्यान रखना, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम के अंडर आपको कोई कंपनसेशन मिल रहा है, चाहे वो रिट्रेसमेंट का ही मिल रहा हो, तो वो एग्जेम्प्ट होगा ही होगा। से लास्ट आता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखने वाला होता है कि अगर कंपनसेशन मिल रहा है रिसीव्ड ऑन डिसेबलमेंट और डेथ इन एक्सीडेंट, अगर किसी कर्मचारी की काम करते टाइम या किसी दुर्घटना के कारण शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम हो जाता है, डिसेबलमेंट डिसेबल हो जाता है या उसकी डेथ हो जाती है किसी कारण से, तो अब उस केस में अगर कोई क्षतिपूर्ति मिलती है तो वो क्षतिपूर्ति का अमाउंट पूरी तरीके से एग्जम्प्ट होगा, किसी भी तरीके से कुछ भी अमाउंट टैक्सेबल नहीं होगा। तो अगर किसी दुर्घटना में किसी कर्मचारी के अपंग होने या मृत्यु होने पर कोई कंपनसेशन क्षतिपूर्ति का अमाउंट मिलता है तो फुल्ली एग्जम्प्ट होता है, उस पर उसको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। तुमने की पॉइंट्स देख लिए, किस तरीके से सैलरी एवरेज डेली सैलरी कैलकुलेट करनी है और किन किन के लिए रिट्रेसमेंट जो कंपनसेशन का अमाउंट है वो उसमें एग्जम्पशन नहीं मिलेगी, फुल्ली टैक्सेबल होगी, उसमें भी 3 दे रखे हैं। और साथ ही हमने देखा अगर रूटीन कोर्स छटनी के अलावा किसी और तरीके से किसी कर्मचारी को हटाया जा रहा है और कंपनसेशन मिल रहा है तो वो टैक्सेबल होगा पूरी तरीके से। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट किसी स्कीम के तहत कंपनसेशन का अमाउंट मिल रहा है तो एग्जम्प्ट होगा। अगर कर्मचारी की दुर्घटना में कोई अपंग हो जाता है, मृत्यु हो जाती है तो उस केस में मिलता है तो वो भी पूरी तरीके से एग्जम्प्ट होगा। अब हम आगे इस केस को, जो भी हमने रिट्रेसमेंट कंपनसेशन पढ़ा है, इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं हम आगे इलस्ट्रेशन। तो इलस्ट्रेशन में दे रखा है कि मिस्टर घनश्याम है वॉज अपॉइंटेड एज क्लर्क ऑन 1 मई 2006 इन राजस्थान हैंडलूम फैक्ट्री। राजस्थान हैंडलूम फैक्ट्री में घनश्याम एक अपने क्लर्क लिपिक की पोस्ट पे ज्वाइन कर रहे हैं। कब ज्वाइन कर रहे हैं? 1 मई 2006 को। ऑन अकाउंट ऑफ रिट्रेचमेंट हिज सर्विसेज वर टर्मिनेटेड ऑन 15 जून 2018 एंड ही वॉज पेड रुपीज 18,000 एज कंपनसेशन। और रिट्रेसमेंट छटनी की वजह से, किसी भी कारण से हो सकता है, राजस्थान जो हैंडलूम के मालिक हैं वो उनको छटनी कर रहे हैं कर्मचारी की, किसी काम को देखते हुए या अपने एम्प्लॉयज को कम करना चाह रहे हैं, कुछ भी है वो छटनी कर रहे हैं, तो इसकी वजह से उसकी सर्विस टर्मिनेट कब हो रही है? तो 15 जून 2018 को, और उसको कंपनसेशन का अमाउंट मिल रहा है 18,000 रुपए। He received a monthly salary of rupees 2300 2300 रुपए since 1 अप्रैल 2018। 1 अप्रैल 2018 से उसको सैलरी मिल रही है कितनी? 2300 रुपए पर मंथ सैलरी मिल रही है। बट प्रायर टू दिस डेट ही रिसीव ओनली 2000 पर मंथ। मतलब 1 अप्रैल 2018 से उसकी वो सैलरी बढ़ी है, उससे पहले उसको सैलरी मिल रही थी 2000 पर मंथ। फाइंड आउट द एग्जम्प्टेड अमाउंट ऑफ कंपनसेशन फॉर द असेसमेंट ईयर 19-20। यहाँ असेसमेंट ईयर की बात कर रहे हैं 2019-20, तो प्रीवियस ईयर अपना क्या हो जाएगा? मैंने पहले बताया है प्रीवियस ईयर कौन सा है, तो हमारा प्रीवियस ईयर कौन सा हो जाएगा? प्रीवियस ईयर हो जाएगा 2018-19। और 2018-19 से बात कौन सा ईयर आएगा? 1 अप्रैल 2018 से लेके 30 मार्च 2019। तो अब आगे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसने बोला गया है कि इसने कब ज्वाइन की थी? राजस्थान हैंडलूम ज्वाइन किया था 1 मई 2006 को, और टर्मिनेट कब हुई इसकी सर्विसेज? 15 जून 2018 को। अगर हम देखते हैं 1 मई 2006 से 31 अप्रैल 2007 तक एक ईयर हो जाएगा, सॉरी 6-7 का हो गया एक ईयर। तो नेक्स्ट चलते हैं, 7-8 का सेकेंड ईयर हो गया। ऐसे चलते चलते अपन चलते हैं 1 मई 2017 से लेके 30 अप्रैल 2018 तक हमारे कितने ईयर हो जाएंगे? 12 ईयर्स हो जाएंगे। आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 2006 से लेके 18 तक की बात करते हैं तो हमारे 12 महीने हो जाते हैं। और 12 महीने कब पूरे हो रहे हैं हमारे? 30 अप्रैल को। ठीक है, 30 अप्रैल को हमारे 12 महीने पूरे हो रहे हैं। और जबकि उसको निकाला कब जा रहा है सर्विस से? 15 जून को। मतलब 1.5 महीने के बाद उसको टर्मिनेट किया जा रहा है। 12 महीने और 1.5 महीना उसने एक्स्ट्रा काम किया है। तो छटनी के लिए जो कंपनसेशन के लिए हमने देखा था कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस कितना लेंगे हम? 12 ईयर्स ले लेंगे, क्योंकि अगर 6 मंथ से फ्रैक्शन कम है तो उसको इग्नोर कर दिया जाएगा। अब बात आती है कि कैसे हम कंपनसेशन का एग्जेम्प्ट अमाउंट कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहला आता था हमें कि वास्तविक कितनी क्षतिपूर्ति का अमाउंट मिल रहा है, वो तो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है, वो है 18,000। तो पहली अमाउंट हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी, ऑलरेडी दे रखी है। सेकेंड अमाउंट थी हमारी कि मैक्सिमम कितना उसका एग्जम्पशन मिलेगा, वो है 5 लाख रुपीज, वो भी ठीक है। अब आती है थर्ड अमाउंट। थर्ड को कैसे कैलकुलेट करना था? मैंने बताया था कि 15 डेज की उसको एवरेज सैलरी देनी है हर कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस के लिए। तो कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस है हमारे 12 ईयर्स।
हमें 12 ईयर्स के लिए उसको हर साल के लिए 15 दिन की बेसिक मतलब सॉरी 15 दिन की उसको एवरेज सैलरी देनी पड़ेगी। तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा 12 इंटू 15। अब बात आती है कि डेली एवरेज सैलरी आएगी कितनी। इसके लिए हमने बताया था कि जिस मंथ में कोई एम्प्लॉय रिट्रेसमेंट के थ्रू निकाला जा रहा है, उसको हटाया जा रहा है नौकरी से, उस मंथ से जस्ट प्रीवियस जो इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 मंथ्स है, कैलेंडर मंथ्स है, उन मंथ्स की एवरेज डेली सैलरी निकाली जाएगी। कैसे निकाली जाएगी? उन 3 मंथ्स की सैलरी को ऐड किया जाएगा, फिर उसको डिवाइड किया जाएगा उन 3 मंथ्स में कितने डेज थे, उससे हमारी एवरेज डेली सैलरी आ जाएगी। तो इसमें कहा गया है कि 1 अप्रैल से उसकी सैलरी बढ़ गई है और 2300 पर मंथ हो गई, उससे पहले 2000 पर मंथ थी। तो हमारे 3 मंथ कौन-कौन से हो जाएंगे? मार्च, अप्रैल और मई। जून में रिटायरमेंट हो रहा है, तो मार्च में तो उसकी सैलरी कितनी रही? 2000 पर मंथ, और मई और जून में उसकी सैलरी हो गई है 2300 पर मंथ। 2 महीने की सैलरी हम ले लेंगे 2300 और 1 महीने सैलरी आ जाएगी हमारी 2000। और हम देखेंगे डेज कितने होते हैं। मार्च में होते हैं 31 डेज, अप्रैल में 30 डेज और मई में अगेन 31 डेज। अगर इसको डिवाइड करते हैं तो हमारी जो एवरेज डेली सैलरी आ रही है वो कितनी आ रही है? 71.74 रुपीज। तो इसकी वैल्यू को फॉर्मूले में पुट कर देंगे, तो यहाँ आ गया हमारा 12 ईयर्स तो क्या है? कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस हो गया, इंटू 15, क्योंकि क्वेश्चन में क्या हमें रूल में दे रखा था कि 15 डेज की एवरेज डेली सैलरी उसको हर कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस के लिए दी जाएगी। तो 15 डेज हमारे ये हो गए, और डेली सैलरी कितनी है? एवरेज सैलरी 71.74। तो कैलकुलेट करने पर हमारा अमाउंट आता है 12,913 रुपए। अब तीनों अमाउंट में देखेंगे सबसे कम अमाउंट कितना है? सबसे कम अमाउंट हमारा आता है यही 12,913। तो इस अमाउंट की उसको एग्जम्पशन मिल जाएगी, और बाकी का अमाउंट जो होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। 18,000 में से 12,913 रुपए हटा दिए जाएं, क्योंकि ये अमाउंट कर मुक्त हो चुका है, और बाकी का अमाउंट सैलरी हेड में, इनकम फ्रॉम सैलरी हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। इससे आगे की बात जो हम बात करेंगे वीआरएस वगैरह के बारे में और प्रोविडेंट फंड वगैरह के बारे में, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं। तो आज इस लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।